रहे थे, जिसका सबसे पहला भाग हम आपको पढ़ा दिए थे कि जैसे ये कोई पर्वत है, ये पर्वतीय क्षेत्र है। यार कौन सा कलर हो गया ये? हाँ, ये पर्वतीय क्षेत्र है। ये देखिए ध्यान से, इस पर्वतीय क्षेत्र के नीचे जब मैदानी क्षेत्र चालू होता है तो उसके पहले भाग में पत्थर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए ध्यान से? बांगर कहेंगे या क्या कहेंगे बताइए फटाक से? उसका शुरुआती भाग क्या कहलाएगा? भावर प्रदेश। भावर भावर पहला भाग क्या कहलाएगा? भावर प्रदेश, क्योंकि इसमें पत्थर रहेंगे, नदियां लुप्त होने लगती हैं। उसके निचले भाग को हम कहते हैं तराई, जिसमें पानी लगा रहता है, बाढ़ की तरह तराई रहता है। तराई में मखाना, सिंघाड़ा, ये सब चीजों की खेती ज्यादा होती है, जूट वगैरह की। उसके नीचे अगर आप देखिएगा तराई के नीचे, तब पाया जाएगा आपका खादर मिट्टी, जहां हर साल बाढ़ का पानी पहुंचाया जा सकता है, जिसे हम नवीन जलोढ़ कहते हैं, जिसमें ज्यादा खाद की जरूरत नहीं है। उसके नीचे बांगर मिट्टी पाई जाती है, बांगर मिट्टी, इसमें खाद की जरूरत होती है। जरूरत से ज्यादा खाद दे देने पर, आंसर दीजिएगा, जरूरत से ज्यादा खाद दे देने पर मिट्टी के ऊपर एक पतली परत जम जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मिट्टी के ऊपर एक पतली परत जम जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेह या कल्लर। हाँ, रेह या कल्लर कहते हैं, रेह कहते हैं या कल्लर, कल्लर कहते हैं, रेह या कल्लर। ये अत्यधिक मात्रा में खेती में उर्वरकों के प्रयोग के कारण ऐसा होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर बीहड़ किसे कहेंगे? जहां लगातार उबड़ खाबड़ आकृति कई किलोमीटर तक आते रहे, उसे हम कहते हैं बीहड़। उसे क्या कहेंगे? बीहड़। सबसे बड़ा बीहड़ भारत में चंबल नदी का बीहड़ है, क्योंकि वहां मिट्टी में बालू भी है, बहुत सारी चीजें हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा बीहड़ का निर्माण किया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीहड़ का निर्माण कर दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम दोआब को देखते हैं। मैदानी क्षेत्र में दोआब को देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी तो समझ में आ ही जाती है, नवीन जलोढ़ खादर को कहते हैं, पुरानी जलोढ़ बांगर को कहते हैं। अब दोआब देखते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। तो पंजाब कितनी नदियों का क्षेत्र है? 5 नदियों के बीच का क्षेत्र है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें से क्वेश्चन आता है कभी कभी। ये ऊपर से निकलती है सिंधु नदी, पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान की जीवन रेखा समझिए, सिंधु नदी है। सिंधु सभ्यता इसी नदी के इर्द गिर्द था। सिंधु के जस्ट नीचे से जाती है झेलम नदी, सिंधु के जस्ट नीचे से झेलम नदी। तो सिंधु और झेलम के बीच का एरिया जो होता है सिंधु सागर दोआब कहलाता है। सिंधु और झेलम के बीच का एरिया क्या कहलाता है? सिंधु सागर दोआब। सिंधु और झेलम के बीच के क्या क्या कहलाता है? सिंधु सागर दोआब। सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच के एरिया क्या कहलाता है? सिंधु सागर दोआब। क्या कहलाएगा? सिंधु सागर दोआब। अब भाई भी ये नक्शा थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है, तो हम ना एक काम करते हैं, पंजाब का नक्शे काट लेते हैं बड़ा साइज का। क्या है? नक्शा छोटा पड़ जा रहा है, काट के बड़ा कर देते हैं। उतने दूर का क्रॉप कर लेते हैं, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। इतने दूर का हम क्रॉप कर लेते हैं। ये हमने क्रॉप कर लिया, ये हो गए क्रॉप। अब सही है, ये हमने क्रॉप कर दिया। ये अब सब लोगों को दिखाई दे रहा? आगे बढ़े। देखिए बाबू, यहां से आती है चाइना से सिंधु नदी। ये सिंधु नदी गई पाकिस्तान में, ठीक है। चाइना से एक और नदी आती है जिसका नाम है चिनाब नदी, सॉरी सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। और एक मध्य यहाँ से आती है चिनाब नदी। देखिए हिमाचल प्रदेश से ये गई चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। ये चिनाब नदी। अब एक एक करके देखते चलिए बउआ पंजाब को। ये नदी बोलिए कौन सी नदी है? हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी। हिमाचल प्रदेश में ये कौन सी नदी है? चिनाब नदी। और यहाँ पे कश्मीर में एक ऊपर से नदी जाती है, ये गई ऐसे जाके चिनाब में मिल जाती है।
ये ऐसे गई या चिनाब में जाके मिल जाती। ये कौन सी नदी है? ये नदी का नाम है झेलम नदी। तो बताइए सिंधु के जस्ट नीचे कौन नदी है? झेलम नदी। याद रखो बाबू, नदिया में काम आएगा, इसको ध्यान से देखियो। कौन सी नदी है ये है झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम नदी जाके किसमें मिलती है? चिनाब में। झेलम जाके किससे मिलती है? चिनाब में जाके मिलती है। और चिनाब फाइनली जाके किससे मिलती है? झेलम मिलती है चिनाब में, चिनाब फाइनली जाके मिलती है सिंधु में। चिनाब फाइनली जाके मिलती है सिंधु में। तो ये नदी हो गई झेलम नदी, ऊपर वाली हो गई है सिंधु नदी। सिंधु नदी। सिंधु और झेलम के बीच का एरिया कहलाता है सिंधु सागर दोआब। ये क्या कहलाएगा? सिंधु सागर दोआब। ये सिंधु सागर दोआब ज्यादातर कहाँ है? पाकिस्तान में, थोड़ा सा भाग भारत में है। तो ये क्या कहलाएगा? सिंधु सागर दोआब। ये खेती के लिए बहुत अच्छा है। आप सिंधु सागर दोआब। ये कौन सी नदी है? फटाक से बताइए। झेलम नदी। इस सिंधु सागर दोआब ये तो पाकिस्तान में चला जाता। हाँ बाबू देखिए, जब ज्योग्राफी भारत का लिखा जा रहा था उस समय भारत का विभाजन ही नहीं हुआ था। आप टेंशन काहे लेते हैं कि पाकिस्तान में चला गया? हम है ना, टेंशन नहीं लीजिए, आ जाएगा। ये कौन सा नदी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी में एक और नदी जाके मिल जाती है, उसका नाम है रावी नदी। ऊपर ऊपर जाके मिल जाती है रावी नदी। बताइए चिनाब में जाके मिल गई, ये कौन सी नदी है? रावी नदी है। कौन सी नदी है? ये रावी नदी है। कौन सी नदी? रावी। तो रावी जाके मिल गई किसमें? चिनाब में। रावी मिल गई चिनाब में। तो इसके बीच में भी दोआब बनेगा कि नहीं? आप बताइए, दो नदियों के बीच का एरिया दोआब कहता है, तो इनके बीच में भी दोआब बन गया। अच्छा, चिनाब और झेलम के बीच में भी बन गया, और झेलम और सिंधु के बीच में भी बन गया। अभी आपको तीन ठो दोआब दिख रहा होगा, मेरी ओर देखिए। ये दो नदियों के बीच का दोआब, ये दो नदियों के बीच का दोआब, और ये दो नदियों के बीच का दोआब। टोटल कितने दोआब आपको दिखने को मिल रहे हैं? तीन दोआब। और पंजाब में 5 दोआब है। पंजाब 3 दोआब आपको देखने को मिल रहा है। चलिए देखिए, इसका नाम बताइए, ऊपर वाले दोआब का नाम, इस 1 नंबर वाले दोआब का नाम, इस 2 नंबर वाले और इस 3 नंबर वाले का। देखिए 1 नंबर जो दोआब हमने लिखा है, 1 नंबर, उसका नाम है आपका, ये सिंधु और झेलम के बीच में है। सिंधु प्लस झेलम, सिंधु और झेलम के बीच में, इसका नाम है सिंधु सागर। सिंधु सागर, सिंधु सागर, सिंधु सागर दोआब। अब यहां देखिए, ये नदी बोली तो ये चिनाब नदी है। चिनाब और ये कौन सी है? झेलम है। चिनाब और झेलम, चिनाब प्लस झेलम, चिनाब प्लस झेलम, इसको कहते हैं चाज दोआब। क्या कहेंगे? चाज दोआब। चा से चिनाब, झ से झेलम, इसका नाम क्या हो गया? चाज दोआब। याद रखिएगा, ये सब ये पूछेगा। चाज दोआब। कौन सा दोआब? चाज दोआब। सिंधु और झेलम। देखिए चा से चिनाब और झेलम। चिनाब ये हो गया चिनाब नदी, ये हो गई झेलम नदी। चिनाब और झेलम के बीच के दोआब, चाज दोआब। कौन सा दोआब? चाज दोआब। अब यहाँ देखिए, ये है आपका रावी नदी, और ये है आपकी चिनाब नदी। ये चिनाब नदी, ये चिनाब और रावी, चिनाब और रावी, चिनाब और रावी। ध्यान से देखिए, ये नीचे वाली नदी बाबू रावी नदी, नीचे वाली नदी रावी नदी। तो हम यहाँ लिख देते हैं रावी नदी। आइए ऊपर वाली बड़की नदियाँ, ये ऊपर वाली बड़की नदियाँ देखिए ध्यान से, बड़की नदियाँ, इसका नाम है चिनाब। तो बड़की का नाम क्या है? चिनाब। यहाँ लिख देते हैं चिनाब, चिनाब। इसका नाम है रचना दोआब, रचना दोआब। र से रावी, चना से चिनाब, रचना दोआब, रचना दोआब, रचना दोआब। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? रचना दोआब किसमें किसमें आएगा? रावी और चिनाब में, रावी और चिनाब। आप सब लोग को ये आइडिया लग रहा है कि नहीं आ रहा है? रचना दोआब। सादा एगो चिरकुट खोल के इसको बनाइए तो आप जरा देखते हैं बना लेते हैं कि नहीं। एक तो कोई चिरकुट कपड़ा ले लीजिए, उस पर बनाइए। अभी आपको 2 ठो और दोआब पढ़ना है, बना के एक बार ट्राई कीजिए ना।
तो आपको इजी याद हो जाएगा, और नहीं बनाएंगे ना तो याद उतना अच्छा से नहीं होता है। बना लिए सर? अरे झूठा, अरे बाप रे बाप, इतना झूठ बोलता है सब ना। आगे बढ़े बाबू, मेरी हो देखिए, ये ऊपर से हम मान लेते हैं ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। ऊपर ऊपर निकल गई कौन सी नदी, सिंधु नदी, सिंधु। इधर सामने से आके इसमें मिलती है चिनाब, और चिनाब में मिल जाती है ये ऊपर से आके ये झेलम, झेलम। क्या मिल गई है, झेलम नदी। किसी को दिक्कत नहीं है? झेलम में नीचे से आके कौन सी मिलती है, रावी नदी, रावी नदी। कितने दोआब हो गए हमारे पास, 1 2 3। इसका नाम क्या है, सिंधु सागर, सिंधु सागर, सिंधु सागर। झेलम और ये कौन सा है, चिनाब, झेलम और चिनाब, झेलम तथा चिनाब। तो इसका नाम क्या है, चाज, चाज। झेलम और चिनाब के बीच का, झेलम चिनाब के चाज। रावी और चिनाब के बीच रचना, रचना, रचना दोआब। नदियों को मिटा देते हैं, रचना दोआब। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब में एक और नदी आती है, बड़ी दूर से आती है, सुसुरी नदियां बड़ी दूर से आती है, नाम है उसका सतलज नदी। सतलज नदी आती है, ये जाके मिल जाती है चिनाब में। कौन सी नदी, सतलज नदी। बताओ बबुआ, ई वाली नदिया का नाम है सतलज, सतलज, सतलज नदी। इसका नाम है सिंधु नदी। ये होगी आपका सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी। सतलज नदी समझ में आ गया। सतलज नदी से पहले ही बीचों में यहाँ एक तो नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास नदी, यही जाके सतलज में मिल जाती है। ये छोटकी नदिया का नाम बताइए, ब्यास नदी। छोटकी नदिया है आपकी ब्यास नदी। अब इसमें आपको घचपचा गए होंगे आप लोग, तो बेचारे पूरा कंफ्यूज हो गया होगा सब बाबू सब, कहाँ से इतना नदी आ रहा है। ये वाली नदी होगी ब्यास नदी। अब इसमें 2 गो और दोआब आ गया, देखिए। एक ये हो गया चौथा नंबर दोआब, ये चौथा दोआब हो गया ना, चौथा नंबर दोआब। आइए पांचवा दोआब, चौथा और पांचवा। चौथा नंबर बताइए, चौथा नंबर दोआब किसके किसके बीच में है। चौथा नंबर दोआब ब्यास और रावी के बीच में, ब्यास और रावी के बीच में, ब्यास और रावी के बीच में। तो हम यहाँ लिखते हैं ब्यास प्लस रावी, ब्यास प्लस रावी। इसको हम ट्रिक के तौर पे लिखते हैं बारी, इसी को मिला के कहते हैं ब्यास में ब और रा से रावी, बारी। ब्यास प्लस रावी, ब्यास प्लस रावी, ब्यास प्लस रावी बराबर बारी, बारी दोआब। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ब्यास प्लस रावी बारी दोआब, ब्यास प्लस रावी बारी दोआब, ब्यास प्लस रावी बारी दोआब। अब उसके नीचे एक दोआब बच गया, एक के को दोआब और बच गया। एगो कौन सा दोआब बच गया बाबू, वह एक दोआब कौन सा बच गया, ये वाला 5 नंबर। 5 नंबर कौन सा है, सतलज और ब्यास के बीच में, यानी ब्यास और सतलज कहिए या सतलज और ब्यास कहिए। तो ये हो गई ब्यास नदी और ये हो गई सतलज नदी। तो ब्यास और सतलज के बीच में है, ब्यास तथा सतलज के बीच में, ब्यास प्लस सतलज। इसे हम कहते हैं बिस्त दोआब। कौन सा, बिस्त, बी से ब्यास, बी से ब्यास, और सत से सतलज, सत से सतलज, बिस्त दोआब, बिस्त दोआब। कौन सा दोआब, बिस्त दोआब, बिस्त दोआब,
20 दोआब, इन 5 दोआबों को मिला दिया जाता था तो पंजाब बनता था। इन पांचों को मिलाते थे तो पंजाब बन जाता। पंजाब इतना बड़ा था, ये पंजाब पूरा इधर था। पंजाब अभी देखिए 3 तो दोआब इंडिया में ही है। पंजाब में 3 दोआब तो इंडिया में ही है। यही 2 दोआब ना कट रहे हैं सब, ये 2 दोआब कट रहे हैं सब। अगर पाकिस्तान वाले पंजाब को भी मिला देंगे तो पांचों के पांचों इसमें आ जाएंगे। पंजाब में, पाकिस्तान में आज भी सबसे संपन्न जो मतलब राज्य है वो पंजाब राज्य है। वहाँ पे ज्यादातर लोग पंजाबी भाषा ही बोलते हैं। हालांकि वहाँ की राष्ट्र भाषा उर्दू है, लेकिन ज्यादातर पंजाबी भाषा बोलते हैं। आगे बढ़े। पांचों दोआब याद रहेगा। अब एक बार अपने मन से गहराई से जरा सोचिए, इसको याद करना कितना सिंपल है। अगर 20 दोआब आता है तो 20 से ब्यास, असत से सतलज, 20 दोआब सतलज। बारी आता है तो ब्यास और रावी। रचना आता है तो रावी और चिनाब। चाज आता है तो चिनाब और झेलम। और सिंधु सागर आता है तो सबसे ऊपर सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम। तो हम आपको मतलब मैदानी भाग में अलग अलग दोआब आपको पढ़ा दिए, अलग अलग दोआब पढ़ा दिए। अब इसके नीचे का एरिया ये कहलाता है मालवा का मैदान। मालवा का मैदान, मालवा का मैदान, ठीक है। और इसके नीचे आता है मालवा का पठार, नीचे आता है मालवा का पठार। तो एग्जाम में ना थोड़ा सोच समझ के, अगर मालवा का मैदान कहेगा तो मध्य प्रदेश, सॉरी हरियाणा। मालवा का पठार कहेगा तो मध्य प्रदेश। मालवा का पठार कहेगा तो मध्य प्रदेश। मालवा का मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में आता है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश और मालवा का मैदान हरियाणा। मालवा का मैदान हरियाणा और पंजाब दोनों के सीमा पे आता है। हरियाणा और पंजाब के सीमा पर मालवा का मैदान। चलिए अगली नदी पे देखते हैं हम लोग। ये बताइए तो कौन सा दोआब होगा। रचना दोआब में कौन कौन सी नदियां होंगी, और 20 दोआब में। रचना में र से रावी, च से चिनाब, ठीक है। 20 से ब्यास, सत से सतलज, सत से सतलज, 20 और सतलज, सतलज। वेरी गुड, अच्छा से याद है आप लोग को। प्रैक्टिस करने की चीज है ज्योग्राफी। आप लोग ज्योग्राफी प्रैक्टिस करते रहेंगे, इजी हो जाएगा। जो लोग ज्योग्राफी पढ़ लिए उन लोग के लिए यूपीएससी वाला ज्योग्राफी में थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी। मान के चलिए वहाँ पे तो आपका 35% पोर्शन कंप्लीट है। थोड़ा और डिटेल थिंकर ये सब चीज़ों को पढ़ लेना है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सब चीज़ों को, ठीक है। एक जनरल जीएस के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं पढ़ना होता, लेकिन यूपीएससी चूंकि अंतिम पड़ाव है, आपको खूब बढ़िया से सवाल पूछती है। यूपीएससी खूब बढ़िया से सवाल पूछती है। आगे बढ़े, चलिए। ये हो गया आपका पठारी क्षेत्र। अब हमने नदी में देख लिए ये वाला एरिया, सिंधु नदी वाला एरिया। सिंधु नदी द्वारा बनाया गया मैदान हमने देख लिया। बाबू बताइए, सिंधु नदी द्वारा बनाए गए मैदान को हम देख लिए, जो बेसिकली पंजाब हरियाणा में थे, और वो उसका तो ज्यादातर एरिया पाकिस्तान में चला गया। गंगा नदी द्वारा बनाया गया मैदान, ये मैदान किसके द्वारा बनाया गया? गंगा नदी द्वारा बनाया गया मैदान। और इधर वाला मैदान किसके द्वारा बनाया गया? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया मैदान। तो हमने आपको सिंधु नदी द्वारा बनाए गए मैदान के 5 तरह के दोआब बता दिए। इन पांचों दोआब को मिलाकर बनता था पंजाब। एक तो पंजाब को भारत में हम लोगों ने 4 टुकड़ा में तोड़ा। पंजाब से तोड़ा हिमाचल प्रदेश, पंजाब से तोड़ा हरियाणा, पंजाब से तोड़ा हम लोगों ने ये क्या नाम है, चंडीगढ़। अब विभाजन के समय पहले ही टूट चुका था पंजाब। तो भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य को तोड़ा गया तो पंजाब में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये देखो एक तो लड़का को क्या कर रहा है, सर आपको फीस कम से कम 12,000 रखना चाहिए था, तो तुम दे दो एक्स्ट्रा फीस। अभी इंटरनल रखा गया है 7.5, वो बढ़ जाएगा। अभी एडमिशन थोड़ा सा रोका गया है, सर्वर उड़ा दिया है सब। मतलब इतना तेज हो गया एडमिशन की सर्वर उड़ गया।
कर रहा है कि सर थोड़ा सा और पैसा बढ़ाने लायक है, लाओ लाओ एक्स्ट्रा लाओ। अब समझ में आता है ना मुखर्जी नगर में क्यों लूटता है। हमसे एक आदमी कह रहे थे सर यहाँ पे मुखर्जी नगर में, कि सर जब लड़का खुद ही देना चाह रहा है तो आप क्यों नहीं ले लेते हैं पैसे। हम कहे वाह वाह, मौज कर दिया, ये तो करा और ज्यादा ले लीजिए फीस। चलिए बाबू ध्यान से देखते, फीस ठीक ठाक है, थोड़ा सा इंटरनल देखिए, एक लिमिटेड सीट के बाद हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा। अब चूंकि आप लोग हैं इतने दिन से जुड़े हैं, आपका विश्वास है, और आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग हैं तो हम भी हैं, हमें आगे नहीं आएगा। अखंड भारत के सैनिक हैं आप में से कोई इसी अखंड भारत के सेना में ब्रिगेडियर रहेगा, कोई एक एक एरिया कमांड करेगा, लेकिन जैसा है। और कुछ लड़कों का कहना है सर मंथली फी, देखिए आप समझिए मंथली लेने पे ना बैंक जो होती है ना, बैंक क्योंकि हमारे और आपके फीस के बीच में बैंक आती है और बैंक अपना चार्ज लेती है, तो मंथली लेने पे ना बैंक बहुत हाई चार्ज कर देती है, बिना मतलब वो 7,500-8,000 वाला 10,000 हो जाएगा। तो फिर फाइनली आप हमसे कहिएगा ना कि सर ने 10,000 ले लिया, तो हम ऐसा नहीं, तो आप थोड़ा सा समझिए बाबू, बैंक से ब्याज देने से अच्छा है थोड़ा सा, इतना बहुत बहुत कम फी है बाबू, आप विश्वास नहीं कीजिएगा ना, इतना कम फी है कि हमको मतलब कभी कभी टेंशन हो जाता है। और इतने बेहतरीन टीचर हैं लोग, अभी बहुत सारे टीचरों का हम नाम नहीं ले रहे हैं, वरना कई लोगों का नींद उड़ गया है। दिल्ली में तो बहुत बड़का टेंशन में घूम रहा है, तो सब कह रहा है खान सर आगे आप कमाने ना देगा हम लोग को। बताइए, बच्चा सबको कहता है सर मार्केट खराब करते, मतलब बच्चे मार्केट होते हैं, ये तो स्टूडेंट होते हैं ना, भविष्य का सपना लेके आ रहा है, उनको कोई अपना मार्केट कह रहा है। तो अभी हमारी कोशिश रहती है आपको मिनिमम दिया जाए बाबू, लेकिन बहुत सारे टीचरों का भी हम नाम नहीं ले रहे हैं, वरना बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, आप मेरी फीलिंग को समझिए, और इतना तो आपको हमारे पे विश्वास है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इस पूरी पृथ्वी का जो सबसे बेस्ट टीचर होगा वो आपको ले आके देंगे, पूरे ग्लोब का। खान ग्लोबल स्टडीज है, पूरे ग्लोब का, पृथ्वी का, समझ में आ गया। अभी तो इंडिया में है, अभी हम लोग एक 6-7 महीने बाद हार्वर्ड वगैरह में जाएंगे, कैम्ब्रिज उम्ब्रिज में, कहेंगे भाई हमारे सीबीएसई वालों के लिए आओ आओ, वहां जो रिटायर हो चुका रहेगा कहेंगे आना है तो आओ भैया, कोई ना कोई तो रेडी हो ही जाएगा। हमारा लड़का काय को जाएगा कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में, नहीं हो जाएगा जी, अभी सब होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो आप विश्वास कीजिए, पूरे पृथ्वी का सबसे बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीचर आप लोग को पढ़ाएंगे, और आपको फील होगा कि आपने, ऐसा लगेगा कि आप जन्म लेने के बाद दूसरा जन्म लिया। ठीक है, उसमें आपकी कंटेंट रहती है, वो कंटेंट बनाने का खर्च आता है, सारी चीजें आती है, उसमें से गवर्नमेंट चुपचाप ऊपर से टैक्स लेके चल जाती है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 13 से तो उस पर क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगे। एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहा है बाबू, जिस सर्वर पे एडमिशन हो रहा था उस पे एक साथ इतना एडमिशन ले लिया सब कि सर्वर घुसी आ गया, एकदम अंडर मेंटेनेंस चला गया, अंडर मेंटेनेंस, सर्वर इज अंडर मेंटेनेंस। आते हैं हम गंगा के मैदान पे, गंगा के मैदान पे, ये है गंगा का मैदान, और ये ब्रह्म, बताइए पहले कौन पढ़ा दे, पहले गंगा का मैदान पढ़ाएंगे पहले ब्रह्मपुत्र, इस बार आप ही लोग जो बोलेंगे वही पढ़ाएंगे, नहीं तो पहले हम हमेशा अपने मर्जी से बताते। आप बताइए पहले गंगा का मैदान पढ़िएगा पहले ब्रह्मपुत्र का मैदान। सब कह रहा था पहले गंगा का मैदान पढ़ लेते हैं। चलो भाई देखो तुम्हारी बात मान ली, आज हम आज बात मान लिए। देखिए गंगा का मैदान में मुख्य रूप से गंगा नदी आती है, गंगा के मैदान में मुख्य रूप से गंगा नदी, और गंगा नदी की सहायक नदी है आपकी क्या नाम है, यमुना नदी। तो ये गंगा नदी है, इसकी सहायक नदी यमुना है। तो मुख्य रूप से आप गंगा के मैदान में आप किसे देखिएगा, अब बच्चों की तरफ तो आप याद नहीं करिएगा उत्तराखंड हरियाणा ये, अरे भैया एक खड़ा खड़े दिमाग में ऐसे बैठा लो कि ये गंगा का मैदान है। इसमें मेनली आता है यूपी बिहार बंगाल, मेनली कौन आएगा, यूपी बिहार बंगाल, तो ये आते हैं आपके गंगा के मैदान में, यूपी बिहार बंगाल आएंगे। बाकी कुछ कुछ चीजें टच करेंगी, जैसे दिल्ली टच कर जाएगा यमुना से वगैरह। अब इसमें 3 भाग में आप बांट दीजिए, एक इधर का हिस्सा बांट लीजिए, एक ये वाला हिस्सा बांट लीजिए, एक ये वाला हिस्सा बांट लीजिए। अब इसे कहते हैं ऊपरी गंगा, इसे कहेंगे मध्य गंगा का मैदान, इसे निचली गंगा का मैदान। क्वेश्चन पूछा था कि कुछ बिहार और जलपाईगुड़ी, देखिए बंगाल का ऊपर का एरिया ये दार्जिलिंग के पास का,
कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, ये किस मैदान का हिस्सा है? ऊपरी गंगा का, मध्य गंगा का, निचली गंगा का कि ब्रह्मपुत्र के मैदान का? तो जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और दार्जिलिंग ये सारी जो है ये निम्न गंगा का मैदानी क्षेत्र है। निम्न गंगा का मैदानी क्षेत्र। सुंदरवन किसका क्षेत्र है? निम्न गंगा का मैदानी क्षेत्र है। कह देगा बिहार और पूर्वांचल। देखिए यूपी का इधर का एरिया जो बिहार से सटा उसे पूर्वांचल कहते हैं, और ये यूपी। तो बताइए बिहार और यूपी का कॉमन एरिया किस में आता है? मध्य गंगा का मैदान में आता है। लेकिन बिहार का इधर का एरिया भागलपुर, यहाँ पे मालदा, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, बंगाल, सुंदरबन, कुछ बिहार, ये सब एरिया किस में आता है? निम्न गंगा के मैदान में आते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे दिल्ली का एरिया, तो यमुना से सटा हुआ है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे, और यमुना नदी किसकी हिस्सा है? गंगा का ही हिस्सा है। तो यमुना, दिल्ली का एरिया, आगरा, मथुरा, ये इधर का एरिया, लखनऊ का एरिया, ये जितना एरिया पीलीभीत, ये किसका है? तो ऊपरी गंगा का मैदान है। इसे हम लोग रुहेलखंड भी कहते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान किसे क्या कहते हैं? रुहेलखंड। ऊपरी गंगा के मैदान को क्या कहते हैं? रुहेलखंड का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान को क्या कहते हैं? रुहेलखंड का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान को रुहेलखंड का मैदान कहते हैं। ऊपरी गंगा के मैदान को रुहेलखंड का मैदान कहते हैं। ऊपरी गंगा के मैदान को रुहेलखंड का मैदान कहते हैं। ऊपरी गंगा के मैदान को रुहेलखंड का मैदान कहते हैं। याद रहेगा, रुहेलखंड का मैदान। ठीक है। मध्य गंगा के मैदान को हम अवध का मैदान कह सकते हैं, क्योंकि लखनऊ जो है वो अवध, लखनऊ का पूरा नाम क्या था? अवध। अब बताइए, हमने गंगा का मैदान पढ़ा दिया, इसमें गंगा के मैदान में दिक्कत नहीं ना हुआ, कोई खास दुआब वुआब नहीं आया यहाँ पे, खत्म कहानी। इधर का मैदान बताइए, तो ये था आपका सिंधु नदी का मैदान। इसमें तो इतने सारे दुआब ही आपको पढ़ना पड़ा था। सिंधु सागर दुआब, चाज दुआब, रचना दुआब, बारी दुआब, बिस्त दुआब, ये दुआब पढ़ी लिए आप लोग। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान को। मेनली ये असम में है। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ है? असम में है। मेनली ये कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र का मैदान असम में। असम में किसमें है? असम। असम में, असम में ब्रह्मपुत्र नदी जो है इतनी चौड़ी है, और सबसे ज्यादा अगर मट्टी काटती है ना, अपने साथ गाद को लेके आती है, सबसे ज्यादा गाद कचरा लेके आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी। जबकि सबसे ज्यादा अपरदन काट छट करती है चंबल नदी। काट छट कौन करती है? चंबल नदी। इसलिए नहीं कि चंबल नदी शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए कि चंबल नदी के पास की जमीन में बालू है, और बालू वाली जमीन को काटना बड़ा सिंपल होता है, यूं काट दिया जाता है। बालू वाली जमीन को यूं काट दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बालू वाली जमीन को यूं ही काट दिया जाता है। तो ये कौन सी नदी हो गई भैया? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे ज्यादा गाद पाया जाता है। इसी वजह से जब बाढ़ आता है ना, तो इतना कचरा भर दिया जाता है। नदियों के अगर तलहटी में से बालू हटा लिया जाता है, बाढ़ कम हो जाएगा, लेकिन हटा के उतनी बालू को आप लेके कहाँ जाएंगे? आप अगर देखेंगे कि इसमें बाढ़ आया था असम में, तो रेलवे स्टेशन पे पूरी तरह से मिट्टी भर गई थी वहां पर। यहाँ पर इतनी मिट्टी कचरा लाता है, इतनी मिट्टी ब्रह्मपुत्र नदी में आता है कि बीचों में जहाँ वो जमा किया एक बार मिट्टी, आज से 10-20 हजार साल पहले थोड़ी सी मिट्टी जमा किया, मिट्टी जमा करते 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 पूरा द्वीप बन गया। द्वीप का नाम हो गया मांझली द्वीप। अभी वो जिला घोषित हो गया है। सोचिए, नदी पर स्थित द्वीप अभी जिला घोषित हो गया है, नाम है मांझली द्वीप। नदी पर स्थित द्वीप आज जिला घोषित हो गया, नाम है मांजुली द्वीप। क्या नाम है? मांजुली द्वीप। नाम है मांजुली द्वीप। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा द्वीप है, नाम है उसका मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप। मैदानी भाग समाप्त हो गए। तो भारत का भौगोलिक विशेषता में सबसे पहले देखे थे उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, पर्वत, उत्तर का विशाल पर्वत, पर्वतमाला, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल पर्वतमाला। देखिए, जब लाइन से पर्वत खड़े रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पर्वतमाला कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? पर्वतमाला कहेंगे। और वैसे पर्वत जो 1000 मीटर से ऊपर होते हैं, 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्वत। इसमें ये पर्वत, ये पर्वत, ये पर्वत हो गए। और 1000 मीटर से जो नीचे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहाड़ कहते हैं। तो ये पहाड़ कहिए या पहाड़ी कहिए, तो ये पहाड़ या पहाड़ी हो गए।
जो 1000 मीटर से ऊपर है वो क्या कहलाएंगे? पर्वत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पर्वत। और लाइन से अगर है तो इन्हें पर्वतमाला कहा जाएगा। तो हिमालय तो पर्वतमाला है, पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक गया हुआ है, तो पूरा का पूरा पाकिस्तान वो क्या है? पर्वतमाला है। आगे बढ़े, पर्वतमाला है। दूसरा है आपका उत्तर का विशाल मैदान। मैदान ये भी हम आपको पढ़ा दिए, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और मैदान। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा आप देखते हैं दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार, दक्षिण भारत का पठार, दक्षिण भारत का पठार। ठीक है, दक्षिण भारत का पठार। कौन कौन सा बुक लेना पड़ेगा? अरे बबुआ तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, शांति से बैठा रहो। बुक को कुछ नहीं लेना पड़ेगा। देखिए दक्षिण भारत का पठार, तो ये दक्षिण भारत में यहाँ पे पूरा का पूरा पठार भरा हुआ है, पूरा का पूरा पठार पड़ा हुआ है। देखो हवाऊ हजारों वर्ष पहले इस तट के पास ना एक बहुत भीषण विस्फोट हुआ था। और वो विस्फोट का कारण क्या था? यहाँ से भारतीय प्लेट ऊपर की ओर खिसक रहा था। उस खिसकने की वजह से दो प्लेटों के बीच में दरार हुई और पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलने लगा। तो महाराष्ट्र के ठीक सामने बहुत ही बड़े मात्रा में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से जो लावा थे, जो ज्वालामुखी के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ क्योंकि प्लेट में दरार पड़ गया और इसमें से क्या निकलने लगा? लावा निकलने लगा। क्या निकलने लगा? लावा निकलने लगा। और ये लावा बहुत सालों तक ये लावा निकला था। और ये लावा कहां से निकला था? अरब सागर से। और ये धधकता रहा, कई 100 साल तक इसमें से लावा निकलता था। लावा निकला, 2-4 महीना तक शांत रहा, फिर लावा निकला, शांत रहा। देखिए नेचुरल घटनाएं जो होती हैं बार बार होती हैं। आप देखिएगा आपके यहाँ बाढ़ आएगा तो जिस गांव में पानी घुसेगा ना, हर साल उसी में घुस जाएगा, हर साल उसी में घुसेगा। तो अपना एक पैटर्न फिक्स कर लेते हैं। तो अरब सागर में दरार पड़ी थी तो उससे लावा निकला, हर साल लावा बिछाते गया। तो एक बार बिछाता था तो परत जम जाती थी, फिर बिछाता था तो अगली परत जम जाती, फिर बिछाता था अगली परत जम जाती थी। तो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में लावा का परत दर परत जमा हुआ है। परत दर परत क्या है? जमा हुआ है। तो परत दर परत जमा होने से कोई चीज मजबूत हो जाती है। परत दर परत करिएगा तो मजबूत। पराठा देखते हैं कितना मजबूत हो जाता है, ठंडा पराठा टूटिएगा टूट भी नहीं करता है। तो परत दर परत करने से मजबूत हो जाती है। बुलेट प्रूफ जो शीशे होते हैं वो भी परत दर परत बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ना दक्षिण भारत में लावा की चट्टानें परत दर परत है। परत दर परत होने की वजह से बहुत ही मजबूत है। इसे हम लोग दक्कन ट्रैप कहते हैं। ये इतनी परत है कि एकदम जाली के समान बीन दिया गया है, इसलिए इसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। दक्कन का अर्थ होता है दक्षिण भारत, तो दक्कन ट्रैप कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि दक्कन ट्रैप, देखिए 2 क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना रिलेटेड 2 को पूछ देगा कि दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है? तो अरब सागरीय ज्वालामुखी के निकलने हुए मैग्मा के ठंडा होने से हुआ। तो मैग्मा ठंडा होता है, लावा बनता है, तो ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, अरब सागरीय लावा से हुआ है दक्कन ट्रैप का निर्माण। क्या दक्कन ट्रैप कठोर है? बहुत ही कठोर है। ससुरा दक्कन ट्रैप इतना कठोर है कि नीचे से भूकंप आता है तो उसको असर ही नहीं करता है। नीचे से भूकंप आएगा, असर नहीं करेगा। कैसे? आप अपने से समझिए। दीपावली में आप देखे होंगे, दिवाली में पटाखे छोड़ते हैं हम लोग, छोटे वाले पटाखे। ये हम लोग के समय में ये 5 रुपये में 100 ठो मतलब एक पैकेट मिलता था, उसमें अच्छा खासा रहता था। 5 रुपये में इतना बड़ा पैकेट मिलता था, उसमें 50 ठो कितना रहता था, 1 रुपया में 5 ठो हम लोग खरीदते थे। ऐसे करके हम लोग के समय सस्ता था, अभी महंगा हो गया बहुत। तो हम लोग छोड़ते भी तो थे 1998 में, आज से 25 साल पहले। अब 40 का दे रहा है। हाँ जो भी। अब ये बताइए, तो छोटा सा पटाखा होता, सबसे छोटा वाला जी, सबसे छोटा वाला पटाखा। इस छोटे से पटाखे को आप पटाखा लगा के उसमें अपना हाथ रखिएगा तो दहला देगा, आपके हाथ को पूरा उड़ा देगा, हाथ ही उड़ा देगा यहाँ पर। लेकिन अगर उसी पटाखा को रख के उसके ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा दीजिएगा तो फटेगा, तो मोटरसाइकिल को असर नहीं होगा, या फिर हल्का फुल्का असर कर भी सकता है। उस पटाखा के ऊपर ट्रक चढ़ा दीजिए, अगर ये भड़क तो नहीं अंदर चुस करके रह जाएगा कि ससुरा तो नहीं हमरे जात दिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो आपकी ताकत
ताकत इस बात पे डिपेंड करता है ना कि सामने वाला क्या है। उसी तरह से ना डक्कन ट्रैप, ये महाराष्ट्र की जमीन इतनी मजबूत है कि नीचे से भूकंप आता है ना तो ये भूकंपे को नीचे दाब दे रहे, नीचे नीचे दाब देता है। तो दक्षिण भारत में भूकंप वगैरह नहीं आते इस किसके कारण, दक्कन ट्रैप के कारण। लेकिन इन दक्कन ट्रैप पर आंधियां चलने से, नदियां बहने से, बाढ़ आने से उसमें घिसावट तो आ सकता है। तो इसी दक्कन ट्रैप के घिसावट से लावा घिसने लगा, लावा घिसने लगा, लावा घिसने लगा था। और इसी लावा के घिस घिस के मिट्टी का निर्माण हुआ। उस मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। तो बताइए महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में काली मिट्टी किसके घिसावट से बनी है? तो वह लावा, डक्कन ट्रैप के लावा के घिसावट से बनी है। यह लावा काला हो जाता है जिसे हम बैसाल्ट चट्टान कहते हैं, और उससे बनी है काली मिट्टी। क्या बनी है? काली मिट्टी। दक्कन ट्रैप एक कठोर चट्टान है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यह लावा तो इधर भी गिरा था, यह लावा तो इस समुद्र में भी गिरा था, यह लावा इस समुद्र में भी गिरा था। आप बताओ मित्रों, गिरा था कि नहीं गिरा था? यह लावा इस समुद्र में गिरा था कि नहीं गिरा था? बताइए मित्रों, गिरा था कि नहीं गिरा था? आगे बढ़े। गिरा था। तो देखिए ध्यान से, जब ये समुद्र में गिरा था तो इसमें समुद्र में कछुआ होगा, शार्क मछली होगी, वेल मछली होगी, डॉल्फिन होगी, अलग अलग टाइप के जीव होंगे, समुद्री जीव, वो सब के सब इस ट्रैप के नीचे दब गए होंगे। और जब उसके ऊपर लावा गया होगा तो दब गए होंगे। और उसके बाद इस पे से लावा बहुत सारा मात्रा में गिरा, और लाखों साल बाद क्या वो समुद्री जीव जो लावा के नीचे दबे थे वो पेट्रोलियम बन गए होंगे कि नहीं बन गए होंगे? आप बताओ मित्रों, बन गए होंगे कि नहीं हो गए? बन गए होंगे। इसका मतलब अरब सागर में हमें पेट्रोलियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मित्रों बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अरब सागर में पेट्रोलियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अरब सागर में यहाँ पेट्रोलियम मिलेगा। इसी पेट्रोलियम से भारत अपना सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकालता है। नाम है इसका बॉम्बे हाई। मुंबई के आगे समुद्र में है, समुद्र में पेट्रोल निकल आता है तो उसे कहते हैं ऑफ शोर। क्या कहेंगे? ऑफशोर। और राजस्थान वगैरह में जमीन उमीन पे निकाला जाएगा, गुजरात वगैरह में, या तो इसे कहेंगे ऑन शोर। क्या कहेंगे? ऑन शोर। तो हम लोग इस पेट्रोल को निकालते हैं कैसे? ऑफ शोर। शोर मतलब समुद्र का किनारा, OFF मतलब दूर, ऑफ शोर समुद्र से दूर, बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई। किसी को दिक्कत? क्या बन गया? बॉम्बे हाई। तो दक्षिण भारत का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है, आप समझ में आ गया आप लोग को? दक्षिण भारत का निर्माण कैसे कैसे हुआ? अब बताइए, मैग्मा जो था यहाँ पर, मैग्मा यहाँ तो बहुत भयानक चट्टानी दरार पड़ा, और यहाँ से क्या निकला? लावा निकला। तो लावा यहाँ भी गया, यहाँ भी गया। लावा यहाँ पास में ज्यादा जमा हुआ होगा। आप बताओ बाबू, यहाँ पास में ज्यादा जमा हुआ होगा और दूर में कम जमा हुआ होगा, दूर में कम जमा हुआ होगा, दूर में कम जमा हुआ होगा। और पास में ज्यादा जमा हुआ होगा, दूर में कम जमा हुआ होगा। तो जो पास में जमा हो गया वो उठ के पहाड़ बन गया, जिसे हम पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। कौन सा पर्वत कहते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। और जो इधर आ गया वो दक्कन ट्रैप बना दिया। दक्कन ट्रैप में मजबूत चट्टानें बैसाल्ट की होती हैं जो नीचे से भूकंप को आने से रोक देती हैं, और ये बैसाल्ट चट्टानें ऊपर से घिस घिस के काली मिट्टी बना दी गई है। काली मिट्टी सूखने पे सबसे ज्यादा दरार पड़ता है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा आसानी से किसे उगाया जा सकता है? काली मिट्टी में सबसे आसानी से किसे उगाया जा सकता है? काजू बोलता है, कपास। काजू, काजू उगाएगा काला मिट्टी में? ले जरूरत नहीं, कपास उगता है, कपास। काजू लेटराइट मिट्टी में होता है, कपास होता है।
चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगले क्लास में समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में समझा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।